गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। पढ़ेंगे मनुष्यता कविता। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम उनके कवि के बारे में जान लेंगे, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ सामने देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त का जैसा कि यहाँ लिखा गया है, जन्म होता है 1886 यानी 1886 में और मृत्यु होती है 1964 में यानी 1964 में। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि क्या है। 1886 यानी 1886 में झांसी के करीब चीरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। तो इनका जन्म होता है 1886 में, झांसी के सामने चीरगांव जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। और ये अपने जीवन काल में ही इनको ये उपाधि मिल गया, ये इनको डेजिग्नेशन मिला, एक तरह से टाइटल दिया गया इनको राष्ट्रकवि का, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादातर देश की बात की है, देश का गुणगान किया है इन्होंने। ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो घर पर हुई थी, ये किसी स्कूल में नहीं गए थे, बल्कि टीचर्स ही घर पे अपॉइंट कर दिए गए थे और इन्होंने घर पर ही सारी शिक्षा प्राप्त की थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। समान अधिकार होने का मतलब कि ये चारों भाषाएं इनको अच्छी तरीके से आती थी, यानी ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत किसी भाषा को जानते थे, बल्कि चारों ही भाषाओं को अच्छी तरह से बोलना, अच्छे से लिखना सब आता था इनको, जिसमें है संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ठीक है, गुप्त जी राम भक्त कवि है। ये साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है कि जो गुप्त जी है ये राम भक्त कवि है। ठीक है, राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। राम का कीर्तिगान करना यानी राम ने जो अपने जीवन में जो काम किए हैं उसका गुणगान करना, उसको लोगों तक बताना, लोगों को समझाना, यही इनका चिर संचित अभिलाषा रहा है, यानी अभिलाषा यानी इच्छा रहा है। तो इनका जो ये जो लिखते थे उसके पीछे, हर किसी का कुछ लिखने का पीछे मोटिव होता है, तो इनका मेन जो इच्छा थी वो यही थी कि ये अपने रचनाओं के माध्यम से अपने जीवन में किसी भी तरीके से भगवान राम के कर्मों का गुणगान करें, उनके द्वारा किए गए कामों का बखान करें। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ही इन्होंने क्या किया है, ये जो भारतीय जीवन है, हमारे देश में जो जीवन है, लोगों का जो जीवन चक्र है, किस तरह से जीते हैं, कैसे रहते हैं हमारे देश के लोग, इस बात को समग्रता यानी ब्रॉडली समझने की कोशिश की है और इसको प्रेजेंट करने का भी कोशिश किया इन्होंने। ठीक है, जैसा हम आगे देखेंगे इनकी कविताओं में ये चीज़ें साफ नजर आएंगी हमें। आगे देखते हैं। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। और इनकी जो भाषा है, अब तक हमने कबीर के बारे में पढ़ा, मीरा के बारे में पढ़ा, सबकी भाषा अलग अलग थी, लेकिन इनकी भाषा क्या है, विशुद्ध खड़ी बोली यानी प्योर खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी किसको कहते हैं, जैसे हम पहले पढ़े कबीर को, फिर पढ़े मीरा को, उनकी भाषा देख रहे थे आप, वो भी हिंदी है, लेकिन वो हिंदी तो नहीं है बिल्कुल। अभी जो हम हिंदी बोलते हैं वो वाली हिंदी तो नहीं है, तो वही अंतर है। अभी जो हम हिंदी बोलते हैं इसको खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। आप जब इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल हम जैसे जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में ये कविता भी लिखी गई है। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे आप, इसी को कहते हैं खड़ी बोली। लेकिन हमने क्या किया है, अपनी आदतें ऐसी बना ली है कि कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने करा है, उसने करा है, तो ऐसा कोई तो शब्द है ही नहीं, करा है ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसलिए यहाँ लिखा गया कि इनकी जो भाषा है वो विशुद्ध खड़ी बोली यानी वो प्योर खड़ी बोली लिखते हैं। उसमें हमारी तरह गलत शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा, बल्कि प्योर मिलेगा। लेकिन भाषा वही मिलेगी जो हम बोलते हैं, जिस तरह की हिंदी हम बोलते हैं वही उसी हिंदी का प्रयोग इन्होंने भी किया है। आगे देखते हैं। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है और इनकी जो भाषा है उसमें आप संस्कृत का प्रभाव देखेंगे, यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग नजर आएगा। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। और कहते हैं कि इस कविता की जो कथा वस्तु है, इस कविता का जो मेन जो कहानी है, इसमें जो बताई जाएगी जो बातें, वो है भारतीय इतिहास से यानी हिस्ट्री से ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का यानी भारत के पास्ट का जो गोल्डन पीरियड था। कहते हैं ना कि भारत पहले सोने की चिड़िया थी, तो वो जो सोने की चिड़िया थी या जो इम्पोर्टेंस था भारत के अतीत का, जो पास्ट में जो इंडिया जो सब कुछ भरा पूरा था, उन सारी चीज़ों को इस कविता में कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। ठीक है, गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं है, वैसे तो इनकी सारी रचनाएं बहुत पॉपुलर रही है, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। उनके नाम है साकेत, यशोधरा,
जयद्रथ वध। इसमें सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से एक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, साकेत के बारे में। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी, रामायण में जो लक्ष्मण है वो लक्ष्मण की पत्नी जो है उर्मिला, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये इकलौती ऐसी रचना है जिसमें उर्मिला के बारे में लिखा गया, और कहीं रचना में लीड कैरेक्टर के रूप में उर्मिला के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। इसको उन्होंने अपने रचनाओं में जगह दी है, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी लगी मुझे बात, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे गुप्त जी लिखते हैं, गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण दास। रामचरण दास इनके पिता का नाम है, एक्चुअल नाम, और सेठ उनको उपाधि मिली हुई है। और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। और क्या हुआ, इनके पिता जो इनसे बड़े थे और इनके छोटे भाई जो इनसे छोटे हैं, तो ये दोनों भी कवि ही थे। यानी इनकी जो प्रोफेशन थी, पूरी फैमिली की प्रोफेशन जो थी वो कवि ही थे। इसमें और कोई प्रोफेशन से ये लोग जुड़े हुए नहीं थे। तो ये थी गुप्त जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जो मनुष्यता कविता के कवि हैं। तो ये हुआ गुप्त जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम आगे पाठ प्रवेश देखेंगे। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। कवि ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, इसमें चाहे जितने भी जीव रहते हों, लेकिन उसमें जो मनुष्य है उसकी जो चेतना है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो बुद्धि है, वो सबसे अधिक है। ये कंफर्म है, ठीक है, ये बता रहे हैं। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपने ही नहीं, अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो दूसरों के हिताहित यानी दूसरों के अच्छे बुरे के ख्याल भी रखते हैं। औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है, और कहते हैं कि वो दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता है। जैसे जानवर दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें सारा काम खुद करना पड़ता है, लेकिन कवि ऐसा मानते हैं कि मनुष्य ही ऐसा है जो अपने साथ साथ दूसरों का देखभाल भी कर सकते। दूसरों का हित अहित, हिताहित दो शब्दों से मिलकर बना है, हित और अहित। तो हित मतलब दूसरों की भलाई, और अहित मतलब दूसरों की बुराई करना, दूसरों को नुकसान करना, उसको अहित कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य ही इकलौता ऐसा जीव है इस दुनिया में जो अपने आप का ख्याल तो रख ही सकता है, साथ ही दूसरों का भी ख्याल रख सकता है। पशु चारागाह में जाते हैं, पशु चारागाह में जाते हैं, यानी चारागाह यानी जहाँ वो घास चरते हैं, जहाँ वो खाने के लिए जाते हैं, उसको चारागाह कहते हैं। अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। कहते हैं कभी कि जानवर क्या करते हैं, पशु यानी जानवर क्या करते हैं, चारागाह में जाते हैं, यानी जहाँ घास है, जंगल है, वहाँ जाते हैं, घास खाकर चुपचाप चले आते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। क्या फिर मनुष्य क्या करता है, वह जो कमाता है, जो भी उच्च उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। कहते हैं कि जानवर क्या करते हैं, जानवर जाते हैं, खाना खाकर अपना पेट भर के वापस चले आते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य क्या करता है, वह जो कुछ भी कमाता है और जो कुछ भी उत्पादित करता है, यानी जो कुछ भी अर्जन करता है या प्रोड्यूस करता है, वो सब क्या करता है, औरों के लिए भी करता है। तो इंसान तो यही करता है, इंसान केवल अपने लिए नहीं करता। इंसान अगर पैसे कमा रहा है तो फिर अपनी फैमिली भी देखता है, यानी केवल अपनी चिंता नहीं कर रहा। फिर कोई चीज़ अगर कोई कुछ बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो भी क्या करता है, सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फैक्ट्री और उसमें सिर्फ अपने लिए चीज़ें बनाई, अपने ही यूज़ करके हो गया, रह गया, ऐसा तो नहीं होता। वो खुद के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं, ठीक है। और वो जो कुछ भी करता है औरों के सहयोग से भी करता है, यानी मनुष्य के जीवन में सब काम वो अकेले नहीं कर पाता है, किसी न किसी काम के लिए दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। यानी आफ्टरऑल कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में केवल इंसान ही ऐसे हैं जो अपने के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकता है, जो कि जानवरों में हमें ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कवि समझा रहे हैं। और आगे कविता के बारे में बताते हैं कि प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। अब मैं सबसे पहले दो चीज़ें बता दूं। मनुष्य होता है इंसान, ह्यूमन, ठीक है। मनुष्यता होता है ह्यूमैनिटी। तो आप इसका अंतर समझ जाएंगे, ठीक है। मनुष्य होता है एक फिजिकल बॉडी जो इंसान है, और मनुष्यता उसके गुण होते हैं, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मनुष्यता, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि कवि का ऐसा मानना है कि जो अपनों के लिए जीते मरते हैं, यानी अपने परिवार के लिए कोई जीता मरता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उसको कवि इंसान मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे लोगों में
मनुष्यता के सारे गुण लक्षण पूरे होंगे, ये मानने को तैयार नहीं। यानी जो व्यक्ति केवल अपने परिवार की चिंता करता है उसको इंसान मान सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इंसान है ये नहीं मान सकते। यानी उसमें मनुष्यता के सारे गुण हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। फिर कवि के बारे में कहा जा रहा है कि कवि ऐसा मानते हैं कि जो अपने परिवार की चिंता करता है वो ठीक है, वो आदमी है, वो इंसान है, लेकिन सच्चे अर्थों में महान इंसान वो है जो अपने से भी पहले दूसरों का चिंता करता हो, दूसरों का ख्याल रखता हो, दूसरों की बातें सोचता हो, उसको वो महान मनुष्य मानेंगे, महान इंसान मानेंगे। जो कह रहे हैं कि अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले, यानी अपनों के हित यानी उसकी भलाई, और चिंतन यानी चिंता करना है उसकी, अपने किसी व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के लोगों के भलाई के लिए चिंता करने से पहले जो व्यक्ति सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, ठीक है, वो दूसरों का भलाई अपने परिवार के लोगों से पहले सोचता हो, वही सच्चे अर्थों में महान व्यक्ति कहलाएगा, महान इंसान कहलाएगा। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। और कहते हैं कि उसमें ये गुण होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण क्या होता है, लोग मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर भी युगों युगों तक, बहुत समय तक लोग उनको याद रखते हैं। तो ये सबको पता है, जो हमेशा जीवन में दूसरों की चिंता करता है, दूसरों की भलाई की बात करता है, उसके लिए काम करता है, तो उसको लोग, वो मर जाता है, लेकिन जिसका उसने सहायता किया है, जिसका उन्होंने हित किया है, वो हमेशा उनको याद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, गांधी जी को ले लीजिए, कबीर को ले लीजिए, जिसको भी लेना है ले लीजिए, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, या जो भी सोसाइटी के लिए कुछ करके गया है उसको लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। इसीलिए वो इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन लोगों की याद में हमेशा जिंदा रहते हैं। यही बात कवि भी कह रहे हैं। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि वो जो आदमी मरता है, वो मरना भी, देखो दुनिया में क्या है, मरना किसी को पसंद नहीं है, हर कोई मरने को अशुभ मानता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग जब मरते हैं तो वो भी, उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, यानी अच्छी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मरने के बाद तो सब कोई जैसे भूल ही जाता है, इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। बट कोई मर जाता है फिर भी वो जिंदा रहे, फिर भी लोग उसको याद करें, उनके यादों में जिंदा रहे, तो ये सुमृत्यु मानते हैं कवि। कवि कहते हैं कि हर किसी को, कोई भी महान इंसान मैं उसी को मानूंगा जो दूसरों की चिंता करता हो, और वो आदमी हमेशा अमर हो जाता है, क्योंकि वो मरने के बाद भी लोगों के यादों में जिंदा रहता है। फिर अंत में क्वेश्चन लिखते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या है वे गुण, और कहते हैं कि आखिर वे कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ ऐसा होता है, जो मरने के बाद भी युगों युगों तक याद किए जाते हैं, जिसके कारण से एक सामान्य मनुष्य महान मनुष्य बन सकता है। तो ये थी इस कविता के पाठ प्रवेश में की कुछ बातें। अगली वीडियो में हम मनुष्यता कविता पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।